Hello students, welcome to NSP निखिल सर फिजिक्स क्लासेस एंड easiest प्लेटफॉर्म टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चों आज हम आपके लेक्चर थर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को समझने से पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कंप्लीट स्टडी की किसकी, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक सर्किट में कितने टाइप्स के करंट हम जनरली देखते हैं, कितने टाइप्स के चार्जेस की वजह से एक सर्किट में करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। वन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो सेल और बैटरी की वजह से निकलता है एंड दैट इज योर कन्वेंशनल करंट। एक वो करंट जो एक्चुअल में बनता है, जो सेल और बैटरी कंडक्टर के अंदर पड़े लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करके अपनी तरफ पुल्ड करती है एंड उनके फ्लो की वजह से, उनके मोशन की वजह से द करंट प्रोड्यूसेस इज नोन एज एक्चुअल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक करंट फॉर्मिंग देयर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोला। कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट आर अपोजिट टू ईच अदर इन देयर डायरेक्शन। तो आज हमें इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाते हुए आज हमें करंट डेंसिटी को जानना है। करंट तक हमने जान लिया था, आज करंट डेंसिटी को जानना है। तो करंट डेंसिटी को जानने से पहले हम इन दो सर्किट्स को समझते हैं, इन दो फिगर्स को समझते हैं दैट आई ड्रॉड हियर, जो मैंने यहां ड्रॉ की है। तो बच्चों फिगर ए में, इस फिगर में आप देख सकते हो, यू कैन सी कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ये 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ठीक है, चलो बच्चों एक बात बताओ मुझे, आई आस्क यू वन क्वेश्चन। मैंने इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन बताई थी, जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, वो क्या बताया था? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब था द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। बात समझना, मैंने यहां क्रॉस सेक्शन वर्ड बोला है, इस बात को पकड़ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। जब भी हम किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पर बात करेंगे तो वहां बात होगी फ्लो ऑफ चार्ज की, वहां बात होगी करंट की, लेकिन हमें करंट डेंसिटी को समझना है। किसको समझना है? करंट डेंसिटी। तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन वर्ड को समझना। क्रॉस सेक्शन एक आप एरिया मान सकते हो इनसाइड ए कंडक्टर, एक गिवन एरिया, एक स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन। उस क्रॉस सेक्शन से ही आज का ये टॉपिक समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट, करंट डेंसिटी। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों इस फिगर में ये 5 एम्पियर का करंट जो पास हो रहा है ना, ये इस पूरे कंडक्टर के कंप्लीट एरिया में से पास हो रहा है, इस पूरी थिकनेस में से पास हो रहा है। ठीक है, ये जो 5 एम्पियर का करंट है इज पासिंग थ्रू द कंप्लीट एरिया ऑफ द कंडक्टर, कंप्लीट थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन इफ आई आस्क यू स्टूडेंट्स, जस्ट थिंक 2 मिनट्स अबाउट इट, क्या ये 5 एम्पियर का करंट इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं अलग अलग एरियाज कंसीडर करूं किसी पॉइंट के अराउंड, कहीं छोटा कहीं बड़ा, क्या उन अलग अलग एरियाज के अंदर में से जो मैंने कंडक्टर के अंदर कंसीडर किए हैं, द डिफरेंट एरियाज ऑफ डिफरेंट साइजेस दैट आई कंसीडर्ड इनसाइड द कंडक्टर, इज करंट विल पास सेम थ्रू दीज एरियाज? नहीं करेगा। तो बच्चों फिगर बी में आप देख सकते हो, एक तो बच्चों ये इतना एरिया है, एक ये इतना एरिया है, एक ये छोटा सा नन्हा सा एरिया। क्या इस एरिया में से जो करंट पास करेगा, और क्या जो इसमें से करेगा, क्या वो इसमें से करेगा, क्या इन तीनों में सेम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन पर, जैसे कि अभी मैंने बोला कि मेरी बात को पकड़ना, हम बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन पे। क्रॉस सेक्शन डिफरेंट साइजेस के होंगे, जितने अलग अलग साइज के होंगे उनमें से करंट के पास होने की बातें भी अलग अलग होंगी। तो वहां हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, वहां हमें कॉन्सेप्ट को सामने रखने की जरूरत पड़ती है, और वो कॉन्सेप्ट है करंट डेंसिटी। तो आज का मेन पर्पस यही है। इन दो फिगर्स को समझने के बाद में देन यू विल बी एबल टू राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। तो ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है, तो करंट पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी मोर। ये इससे थोड़ा सा छोटा है, तो इसमें जो करंट पास होगा इसमें से थोड़ा सा
कम होगा, डिफरेंट होगा, इसमें और कम होगा, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करता है उसमें जो करंट पास होता है तो वहां बात करते हैं करंट थ्रू एरिया। जब करंट की बात एरिया से जुड़ जाती है ना तो वहां करंट डेंसिटी की जरूरत पड़ती है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जब भी करंट डेंसिटी की बात होगी, whenever we talk about current density, then current is related to a cross sectional area। बात क्रॉस सेक्शनल एरिया पर होगी, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट इधर जा रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट इधर जा रहा है, ये आई आपका करंट है। अब बच्चों ये जो है एक पॉइंट है P, ये जो एरिया ना, इतना जो बाहर वाला आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये इस कंडक्टर का कंप्लीट एरिया है। और इस कंडक्टर के कंप्लीट एरिया में से जो करंट पास हो रहा है वो 5 एम्पियर हो रहा है। ये 5 एम्पियर इस कंडक्टर के कंप्लीट एरिया वाला करंट है। लेकिन इस कंडक्टर के अंदर अलग अलग एरियाज में से करंट भी अलग अलग होंगे। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, वी कंसीडर्ड ए पॉइंट P, और अराउंड दिस पॉइंट P वी क्रिएट एन एरिया, स्मॉल एरिया, यू कैन सी DA। हमने इस P पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया DA। लेकिन ये जो पूरा एरिया है ना बच्चों, ये A है, मतलब 5 एम्पियर करंट जो है वो A एरिया में से पास हो रहा है। तो इस पॉइंट के अराउंड जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन आपने कंसीडर किया है तो वो DA एरिया का है। अब इस DA एरिया में से जो करंट पास होगा, करंट पासिंग थ्रू दिस DA एरिया बिकम्स योर करंट डेंसिटी। बार बार बात कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शन पर बात हो रही है। लेकिन अब आप बता सकते हो कि इन केस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के केस में, करंट के केस में, लेकिन किस में से, एज आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, देन यू विल नीड, आपको जरूरत पड़ेगी करंट डेंसिटी। एंड बाय विच सिंबल करंट डेंसिटी इज डिनोटेड? J वेक्टर। तो करंट डेंसिटी को बच्चों नाउ यू कैन डिफाइंड एज इट इज ए वेक्टर। यस, इट इज ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसका मैग्नीट्यूड उस करंट डेंसिटी का किसके बराबर होगा? हैविंग मैग्नीट्यूड इज करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग दैट पॉइंट। जिस पॉइंट के अराउंड, तो हमने P पॉइंट लिया था, इस P पॉइंट के अराउंड जो एरिया हमने कंसीडर किया है, स्मॉल एरिया DA कंसीडर किया है, सराउंडिंग दैट पॉइंट, तो उस पर यूनिट एरिया में से जो करंट पास होगा दैट विल गिव यू योर करंट डेंसिटी। ओके, लेकिन इस बात को ध्यान में रखने के साथ साथ, in addition to this, we will have to remember one important thing while discussing about current density. And what is that thing? Not the area which you consider, which we are considering around some point, that area should be normal, that area should be perpendicular to the direction of flow of charge or current passes। जो भी एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं वो उस करंट पास के, उस फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन के शुड बी नॉर्मल, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सपोज करो, अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊं, इसको फील कराऊं, इफ यू फील द फिजिक्स देन यू विल मोर इजिली क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स को फील करते हो देन यू विल मोर क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। बच्चों ये बात समझ लेना, अगर आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट्स में अगर आप फील कर पा रहे हो, उसके अंदर अगर आप डेप्थ तक जा पा रहे हो, तो आपके लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना एक बच्चे का खेल हो जाएगा। सपोज करो कि ये कंडक्टर का एरिया है, क्या ये बच्चों एरिया, इस एरिया में से ये करंट आ रहा है, आया है, ये गया। अब इस एरिया का जो ये प्लेन है, ये जो एरिया है, ये इस करंट के परपेंडिकुलर पास हुआ है कि नहीं हुआ? The plane of this area is perpendicular to the current passing through this area, or we can say direction of flow of charge।
आई थिंक अभी को आप सभी को ये बात प्रैक्टिकली समझ में आ गई कि जो एरिया आप कंसीडर कर रहे हो जिस भी पॉइंट के अराउंड, वो उस डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए। या आप ये कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन से इस एरिया का एक एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है किसी भी चीज का? एरिया वेक्टर इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो आपका एरिया वेक्टर होगा। अब इस सरफेस का ये एक एरिया वेक्टर है, ये करंट नहीं है, ये इसका एरिया वेक्टर है। या तो आप ये बोलो कि सर करंट एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या आप ये बोलो, और यू कैन से द एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक पेन आप यहां मानो, एक पेन आप यहां मानो, ये दो के दो पैरेलल होनी चाहिए। उसमें से एक करंट है और एक उसका एरिया वेक्टर है, लेकिन ये एरिया वेक्टर जो है इस एरिया के नॉर्मल है। मैं एक ही बात को दो सेंस में बोल रहा हूं। आप ये समझो, जो करंट ये पास हो रहा है, ये करंट पास होते होते इस एरिया में से सीधा गया। सीधा जब गया तो सामने क्या दिख गया आपको? ये चीज बच्चों क्या बन रही है? जे वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की बात होगी इस पॉइंट के अराउंड जो आपने एरिया कंसीडर किया है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया के नॉर्मली पास हो रहा है करंट। और ये देखो, इसके बगल में मैंने एक एन वेक्टर लिखा है, एंड दिस एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। या इसका ये जो एन वेक्टर है इस एरिया, इस डी एरिया का एरिया वेक्टर है। इसका मतलब कि आपकी करंट की डायरेक्शन और उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। या मैं ये बोलूं कि उनके बीच में थीटा 0 होना चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट खोल के छोड़ दिया मैंने, आपको इमेजिन करवाने की आदत डाल दी। आपको मैंने ये इमेजिन करवा दिया कि करंट डेंसिटी का मैकेनिज्म कैसा हो रहा है, अंदर कैसी बात हो रही है, फील कैसी हो रही है बात। ठीक है, तो नोट में ये बात जरूरी है। जब भी आप करंट डेंसिटी को डिफाइन करोगे तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको ये बोलनी पड़ेगी कि एरिया शुड बी परपेंडिकुलर। सर, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और करंट पासिस थ्रू दैट पॉइंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये थी आपकी करंट डेंसिटी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे करंट डेंसिटी के फॉर्मूले पे, ऐसा यूनिट पे। इसमें एक बात को हम और घुमा सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, अगर मैं इस एरिया को अगर मैं थोड़ा सा थीटा एंगल रोटेट कर दूं तो करंट डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट डेंसिटी इफ वी रोटेट ए क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय सम एंगल थीटा? लेकिन अभी इस एरिया के लिए बात करोगे तो एरिया वेक्टर की बात, करंट डेंसिटी की बात करोगे तो ये बात होगी, जे वेक्टर इज योर करंट डेंसिटी वेक्टर। करंट, नॉट करंट, करंट डेंसिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर। क्यों? बिकॉज द करंट पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जब जिसके साथ डायरेक्शन जुड़ जाती है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जुड़ जाती है, तो वहां बात होती है वेक्टर की। इसलिए इसको बोला हमने क्या? करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर। आपको यहां से और क्लियर होगा। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए। डी आई द स्मॉल करंट विच इज पासिंग थ्रू द डी एरिया perpendicular to this area having n vector, this area vector। तो वहां वेक्टर जुड़ गया ना, वहां डायरेक्शन आ गई ना, इसलिए करंट डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आप लिखोगे जे वेक्टर का फॉर्मूला करंट पर यूनिट एरिया आई अपॉन ए डी आई अपॉन डी ए एन कैप। लेकिन ये याद रखना, ये जो 5 एम्पीयर का करंट है ना, ये इस पूरे कंडक्टर के वॉल एरिया में से पास हो रहा है। मतलब जब आपका एरिया क्या होगा? यूनिफॉर्म। When your area is uniform, तो आपकी करंट डेंसिटी सिंपल बनेगा I अपॉन A, और फॉर्मूला बन गया, यूनिट बन गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बारे में हम
और डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन में डिटेल में हम जानते हैं कि अगर एरिया वेक्टर चेंज हो जाता है अगर थीटा एंगल से, तो बच्चों करंट डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लेट्स चेक। तो बच्चों अब हम देखेंगे व्हेन वी रोटेट ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे आप देख रहे हो कि ये गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे था, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने थीटा एंगल थोड़ा सा रोटेट कर दिया। अब ये जो था ये ऐसे था, अब ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, एंगल थीटा पे चला गया ऐसे, ठीक है। सपोज करो कि आपके सामने ये ऐसे है, इसको अगर थोड़ा सा मगर ऐसे कर दूं तो ये चीज ऐसे आ रही है, थीटा एंगल रोटेट हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के रोटेट करने से करंट डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लेट्स सी। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी करंट पास होगा किसी एरिया में से, तो वो एरिया उस करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। द एरिया शुड बी नॉर्मल टू द करंट पासेस थ्रू दैट पॉइंट। तो हमने अब इस गिवन क्रॉस सेक्शन को थीटा एंगल रोटेट कर दिया। अब आपको पता है कि हर एरिया का एक एरिया वेक्टर होता है जो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों ये क्या है, उसका एरिया वेक्टर, ये क्या है, उसका एरिया रोटेट करने के बाद आफ्टर रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा, ये डी है, ये करंट डेंसिटी है। लेकिन अभी जो ये एरिया है ये क्या इस करंट के नॉर्मली पास हो रहा है, ये जो एरिया है क्या इस डायरेक्शन ऑफ करंट के नॉर्मल है, ये वाला एरिया जो सॉलिड लाइन से मैंने बनाया है रोटेशन करने के बाद, तो नहीं है। लेकिन जब ये करंट इसमें से गया तो ये तो नॉर्मली जा रहा है, ये तो नॉर्मली जा रहा है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां थीटा एंगल रोटेट करने के बाद एरिया इस करंट के नॉर्मल नहीं है। तो अब ये कंप्लीट एरिया नॉर्मल न होने की बजाय इसका एक पार्ट जो है वो यहां पे नॉर्मल आएगा। वो जो पार्ट है बच्चों, वो कौन सा नॉर्मल आएगा वो हम देखते हैं। यू कैन सी इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट नॉर्मल टू करंट, अगर आपका गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द फिगर विच पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी पैरेलल टू एरिया वेक्टर और नॉर्मल टू करंट, तो क्या होगा, देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मल टू करंट अकॉर्डिंग टू फिगर डी ए कोस थीटा। तो ये कंप्लीट एरिया वेक्टर इस करंट के, इस डायरेक्शन ऑफ करंट के नॉर्मल न होने की बजाय क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल होगा। तो ये डीए है। थीटा के अलोंग आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2D, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कोस का और परपेंडिकुलर आएगा साइन का। तो हमें तो वो चाहिए जो इसके पैरेलल आ जाए, जो करंट की डायरेक्शन के नॉर्मल आए। पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने यही तो डिस्कशन किया था कि आपका एरिया वेक्टर और करंट पैरेलल होना चाहिए, दोनों के बीच में थीटा 0 होना चाहिए। तो ये आपका करंट पास कर रहा है, इसी के अलोंग हमें इस एरिया का एरिया वेक्टर चाहिए, तो वो होगा डी ए कोस थीटा। तो बच्चों यहां पर आपके लिए फॉर्मूला बन गया करंट डेंसिटी का, J = di/dA cos थीटा, जो पहले था di/dA। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो एरिया उस करंट की डायरेक्शन के नॉर्मल था, लेकिन यहां कोस का कंपोनेंट नॉर्मल है, तो di/dA cos थीटा। अब di को हम यहीं रखते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बना JdA cos थीटा। और ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है AB cos थीटा। और AB cos थीटा हमने +1 में किसी जमाने में हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स को पढ़ा है, AB cos थीटा। ये 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है, इसमें वो 2 वेक्टर्स कौन से हैं, तो JdA cos थीटा कैन बी रिटन J वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ J वेक्टर एंड DA वेक्टर, J वेक्टर एंड डॉट। और आपको भी पता है कि द रिजल्ट ऑफ 2 डॉट वेक्टर्स गेट ए स्केलर क्वांटिटी, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये 2 वेक्टर हैं, करंट डेंसिटी वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, लेकिन 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या आ रही है सामने, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई थिंक आप सभी को वो गैप समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट के जो एडिशन है
वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन से फॉलो नहीं होता इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो ये रिलेटेड है वो एरिया से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिलेटेड है। तो जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आपका बना बच्चों डी आई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आपका एरिया यूनिफॉर्म है, अगर एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यूनिफॉर्म है, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? तो अब आप बच्चों लिख सकते हो कि इफ करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, अगर आपकी करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जे वेक्टर, अगर ये करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कि जो करंट पास कर रहा है वो सेम कर रहा है, कांस्टेंट है करंट डेंसिटी, अगर बच्चों यूनिफॉर्म है, तो यहां पर करंट डेंसिटी का अब फॉर्मूला क्या बनेगा, उसको हमें स्टडी करना है। तो लेट्स सी क्या चीज वो बनेगी, हम बात करते हैं यहां पे। तो बच्चों आप यहां देख सकते हो कि मुझे यहां पर कंप्लीट करंट चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, आपको यहां दिख रहा है डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जे कांस्टेंट है, तो हम यहां पर आई इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट एरिया के ऊपर, किसका, करंट डेंसिटी का डॉट डी ए वेक्टर। तो आपका जो करंट डेंसिटी है बच्चों वो तो आपकी कांस्टेंट है, तो हमने जे बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कर दिया हमने किसका, यहां पे डी ए का। और इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब ऐसे इस कंडक्टर के अंदर ऐसे ऐसे जो डीए के स्मॉल एरिया है उन सब को जब मिलाऊंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, व्हेन आई इंटीग्रेट ऑल डीए एरियाज, ऑल स्मॉल डीए एरियाज, देन वी गेट द कंप्लीट एरिया ऑफ द कंडक्टर ए। तो हमें उसका एरिया ए मिलेगा। तो ये एरिया कितना मिलेगा हमें, ए। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जो डीए है वो हमें ए देगा। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या बना बच्चों, हमें मिला यहां पर I इज इक्वल टू जे ए। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यहां पर क्या बन गया, तो बच्चों करंट डेंसिटी का यहां फॉर्मूला जो बन गया बच्चों वो आप लिख सकते हो क्या, J इज इक्वल टू I अपॉन E, एंड दिस इज द करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया having a particular direction. Area should be perpendicular to the direction of current. Remember this thing, I have told you. अब बात करेंगे SI यूनिट की, करंट डेंसिटी की, तो होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और आपके लिए होमवर्क है कि आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाओगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए आपको करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला और एरिया का, ठीक है, बहुत आसान है, आप लिख सकते हो। इफ यू नो द यूनिट देन यू कैन इजीली राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका लेक्चर 3 इलेक्ट्रोडायनामिक्स, आपकी क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट डेंसिटी, जिसका आज हमने बड़े ही अच्छे से इंजॉय से आज हमने इसका डिस्कशन किया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तब तक के लिए इन तीनों लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। कहीं भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो मुझे आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट कर सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसी तरह से आप अपने टीचर की सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं ऐसी मोटिवेशन से इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स और लेक्चर्स आपके सामने लाता रहूँ। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, जय हिंद। ठीक है।